बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारू काना कानून बाबता सरपदी दई कानून चे गुशिते मारा चे कनग लूटीते कुजाम कार मारा कानून तहा कनगी कुजाम कार मारा से कानून चे डन नहीं हमारी के मारा इजाज़त नहीं मर्ची के मैं गप त्राण करें आ मकने के माँ तो पित आ खास करके पेरेंट से बाबता कानून शरीयत चे गुशिते मात पित अंचे चीज़ी माँ चे बख्शीशी बाबता के सोसाइटी तहा यक चुक्की के पैदा भी आयु से सजना जी गेश्तर ज़रूरी चीज़ आस्ते मात पिता अस्ते एक चौक्कारा रो देना आई तरबियत करना आई तालीम दया आई शर्री खराबी आ सोच दया आई शर गर्मी सर्दियाँ चे हम बच्चाए ना आई शर्री खराबियाँ चे हम बच्चाए ना भले पदा हम ए मात पिता नुआ मर्ची सोसाइटी तहा चे कनक बह गई माँ गिंदगी होती चप चागिरदा कि हमा मात पित के वती चौक्काना अस्ते सर्दी हम गर्मिया वतरा तकलीफ तहा कना भले वती चौक्काना अस्ते जिंदगी नेमगा भरा वत उश्के नगन वरा भले वती चौक्काना लाभ सेरा वरा गुहारे ना हमें मात पितन में मर्ची की औलाद चे सलूक कन गई इसी बाबता कानून चे घुस गई मर्ची में होती चपचा गिरदा बेचारी के बाजी अंची ओल्ड एज होम शेल्टर होम भी जोड़ बीतगा औदक के ए सीनियर सिटीजन खास करके आके मात पिता आके पीरिया कायन थे बुजुर्ग के बयान थे ए रंदा औलाद रोते शना में ओल्ड एज होम रजल धनते सख्त दर्दे गप्पे सख्त तकलीफ़े गप्पे ए गप इश्कन का जी पहला माँ चूँ अतरा गोश्त करने के माँ एक इंसान जन माँ अस्ते वत चे न जाने के मात पिता मैं वसा चेक होता मात पित जब तक मबीते यक औलादे चूँ शर्री नेमगा रहते यक औलादी तरबियत चूँ बीते यक चौक्के अस्ते शर्री नेमगा चूँ शतका भले पदा भी हमें औलाद वती मात पिते माँ चे सलूक करते शरीयत व बिल्कुल ही इजाज़त न दा भले कानून अभी अंचे अंचे कानून बनाए तक अंचे अंचे प्रोटेक्शन एक्ट बनाए तक कि आई तहा भी अगर यक औलादी होती मात पिते गुमा बदसलूकी का या ये लोगा चे कशीतीशी दारक वास्ता कानून नेमगा चे कनक बैगी शरीयत नेमगा चे कनक बैगी हमें दोस्तानी बाबता में गप जनी भले मौती चारों काना हन्नी ए सेगमेंट तहा के पेशदार ने खास करके ओल्ड एज होम तहा कि हरकस होती मात पिता ना यलदार होती अच्छी कंडीशन तहा ए वादा महकमा अमरादारी कर गई नासिर अकबर के इंचार्ज एदी ओल्ड एज होम में अमशी व गप्तरान करी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी नासिर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा नासिर साहब आप इंचार्ज हैं एदी ओल्ड एज होम के। अच्छा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो ये एदी ओल्ड एज होम है यहाँ पे ख़वातीन के लिए है या मर्दों के लिए या दोनों के लिए है ये जगह? हमारे एदी फाउंडेशन दोनों के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए हमारे पास है ना। अच्छा तो अलग अलग कैटेगरीज में हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे किस एज के लोग जो है वो आते हैं आपके ओल्ड एज होम में? ओल्ड एज हमारे हर किस्म की एज के हमारे पास लोग आते हैं। लोग हमारे पास खास कलर से भी आते हैं, थाना की मार्फत से भी आते हैं। एज का कोई फैक्टर नहीं है। एज का वो कोई नहीं है। अच्छा ये जो लोग आपके पास आते हैं ओल्ड एज होम में जो कि ओल्ड एज होते हैं या कि सीनियर सिटीजन जिनको कहा जाता है वो आते, तो ये क्या इनकी औलाद इनको खुद छोड़ के जाती है या ये औलाद नहीं होती, कोई इनको रखने को तैयार नहीं होता, ऐसे लोग आपके पास आते हैं? जी जी बिल्कुल हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको पेरेंट्स वगैरह जो है ना जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनको भी यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। जो घर का रास्ता भूल जाते हैं, हॉस्पिटल में लोग दाखिल हो जाते हैं, रोड पे पड़े होते हैं, इस किस्म के लोग हमारे पास आते हैं। इनको हम फूड और शेल्टर के लिए भी सेंटर में रखा जाता है। अच्छा नासिर साहब आपने क्या देखा है कि जो औलाद अपने पेरेंट्स को छोड़ कर जाती है उनके पीछे की वजह क्या होती है? वजह तो खैर मैं नहीं आपको बता सकता क्योंकि घरेलू मामला तो होते हैं। घरेलू मैटर हम फैक्टर पे जाते नहीं है। हमारा काम ये नहीं है किसी के मामला में हम जाएं किस वजह से आप यहाँ पे एदी फाउंडेशन में आप अपने वालिद को अपने पेरेंट्स को आप लोग यहाँ पे रियायत पजीर के लिए आप रखना चाहते हैं। हम भी नहीं पूछ सकते, लेकिन ये है कि अगर वो हमें इस इदारे में आके हमें बताते हैं कि ये मसला है हमारे, तो हम इनको अपने पास जो है ना एदी फाउंडेशन रखना नहीं चाहते। हम एदी फाउंडेशन को फुल शेल्टर रखना चाहते हैं, लेकिन हम उनके लिए ना ये चीज़ें हमारे बनाया हुआ है। हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स हैं हमारे ओल्ड रूम के लिए ना। न्यू कराची की तरफ है, मारीपुर की साइड पे है, सुराबगोड में है। मैं मेल सेक्शन की बात कर रहा हूँ जो इनको हम रखते हैं। फीमेल का भी हमारे पास है, जो हमारे पास खवातीन होती हैं वो भी दाखिल होती है। जिनका दिमागी तौर ठीक नहीं होता, एज ज्यादा होती है या चल फिर नहीं सकते या ऐसे कोई मामला होते हैं, वो लोग ज्यादातर हमारे पास आते हैं। अच्छा ये आपके पास जब औलाद अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाती है तो उनका रिएक्शन क्या होता है उन पेरेंट्स का? वो किस तरह से आप उनको कंट्रोल करते हैं या संभाल लेते हैं या खुद संभल जाते हैं? वो नहीं संभल तो खैर जाते हैं, वो खुद भी इतने मामला में घिरे होते हैं कि उनके बच्चे घर के मसले मसाइल से वो थोड़ा तंग हो जाते हैं।
वो ईदी फाउंडेशन में के लिए आके ना वो खुश हो जाते हैं। उनके हमारे पास हम कैटेगरीज में यहाँ रखा हुआ है, न्यू कराची मारीपुर में हमारा सेंटर बना हुआ है, काफी और लोग भी हमारे दाखिल होते हैं, उससे वो लोग एडजस्ट हो जाते हैं। जी तो उनके वो जो औलाद वगैरह होते हैं हम उनसे लिखवा भी देते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ आपके पेरेंट्स कुछ हो जाए या कोई मामला हो जाए तो हमारी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो एग्री को एप्लीकेशन दे के ईदी फाउंडेशन में दाखिल करा के चले जाते हैं। अच्छा आ जाते आपके हैं मुलाकात जी के लिए। जी 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 नासिर साहब, क्या ओल्ड एज होम में कोई ऐसा भी हुआ है कि पेरेंट्स को छोड़ जाने के बाद फिर वो औलाद दोबारा आई हो और अपने पेरेंट्स को लेकर गई हो? जी जी बिल्कुल ऐसा भी हो जाता है। हफ्ते 10 दिन के बाद आके ले भी जाते हैं कि हम अपने वालिद को या उनके बुजुर्ग होते हैं या कोई पड़ोसी वगैरह या कोई इनकी औलाद पोते वगैरह कोई भी, तो आके हमारे से वापस ले जाते हैं। वो या तो फ़ोन पे रब्ता करते हैं कि हमारे बुजुर्ग कैसे हैं, हमारे वालिद साहब कैसे हैं, तो हम सारी चीज़ें उनको हम बता देते हैं, फिर आके ले जाते हैं वो। अच्छा जी जी अच्छा अगर नहीं भी अगर नहीं भी लेके जाते तो कोई मसला नहीं, इदारा तो उनको रखेगा फूड शेल्टर के लिए, खाने पीने के लिए, ये सारी चीज़ इदारा फिर मुहैया करता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो खाना पीना कपड़े वगैरह इलाज मौलाज ये सब इदारा करता है या उनकी औलाद करती है? नहीं नहीं नहीं, इदारा की सारी चीजें इदारे की तरफ से होती है। अच्छा, ये फूड जो शेल्टर, खाना जी पीना, कपड़े वगैरह। इदारे की तरफ से सब कुछ होता है, तो ये हाँ जी। आपने अक्सर जो लोग आपके पास शेल्टर होम में छोड़ के जाते हैं इनमें कैसे लोग होते हैं? पढ़े लिखे ज़्यादा हैं या तालीमी याफ्ता हैं या उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, ऐसे लोग ज़्यादा हैं, गाँव देहात के लोग हैं, कैसे लोग आपने ज़्यादा नोटिस किए हैं, किस तरह के लोग आते हैं? नहीं, हमारे पास गांव देहात के ज्यादातर लोग नहीं होते, ज्यादातर हमारे कराची सिटी के लोग होते हैं। या तो एज फैक्टर होता है या कोई ऐसे चलने फिरने में कोई मसले मसाइल होते हैं, वो लोग हमारे पास ज्यादा दाखिल होते हैं। अच्छा, मतलब कि जी। पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा अक्सरियत आपके पास दाखिल होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपने इनके कभी भी ये चीज़ नोट की औलाद को या कभी बताने की कोशिश की है कि ये आपके माँ बाप हैं, इनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए? आपका इदारा इन चीज़ों में भी फोकस करता है कि कम से कम माँ बाप औलाद इस तरह कर रही है अपने पेरेंट्स के साथ तो वो नहीं करना चाहिए? हाँ लाजमी बात है, ये इस तरह तो नहीं करना चाहिए। जी लाजमी बात है, इदारे में ये तो लावारसों का इदारा है, जिनका घर बार नहीं है चलो वो तो ठीक है, जी वो तो हम रखने के लिए तैयार है। लेकिन जिनका अपने अपनी औलाद भी है, घर बार भी है, उसके बावजूद भी वो अपने घर पे रहने के लिए वो उनको एग्री नहीं है, तो फिर चीज सही तो नहीं है। जी नहीं लाजमी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जी अभी जी आप जो है वो लास्ट में ये कहेंगे कि जब ये पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं तो वही आपने बात की कि वो अपने दुख को बताते नहीं है, तो आपने अक्सर और बेशतर क्या घरेलू झगड़ों के अलावा आपने और क्या चीज़ नोट की है कि वजह क्या होती है इनके बीच में? जायदाद का कोई इशू होता है या कोई और ऐसी इशूज होते हैं? जायदाद का भी इशू होता है और मामला भी होते हैं। तो आपको ने पता है जो एज ज्यादा हो जाती है ना तो थोड़े से प्रॉब्लम भी आपको पता है आ जाते हैं, जी जहनी प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, ये वजह भी होती है दाखिल करने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर अकबर साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इदम एक हमरादारी कर गया नासिर अकबर के इंचार्ज एदी ओल्ड एज होम है अमशीमा गप्तरान को शमारा अनी स्नैरियो आलदत के एदी ओल्ड एज तहास्ती चिक्का मर्दम कारक भी खास करके सीनियर सिटीजन व गुशक बैन थे बल इदायगो के गेश्तरन तादाद अमशी के आईनी चौक वत वती मात पेताना यलदया रवंती एदी शेल्टर होम तहा ये एक दर्दनाक गप्पे मैं वास्ता भी, मैं माशरा वास्ता भी, मैं सोसाइटी वास्ता भी हमा मात के आई गोशक भी के आई पाधा नहीं छेरा जन्नत मर्ची आ मातारा मा रवे उदय यलदय का हमा पेत के गुशीते पेत अगर नाराज भी थी अल्लाह से एक नाराज भी और हमा मात पेते वास्ता माँ हस्ते ए बड़ा औलाद कन गई दुनिया को जाम नेमगा रहो गई चे मात पेतानी वास्ता नहीं हमें बच्चता के औलाद आए ना बुरो थे ए बड़ा यल बेता भी आए थे अंगा देमतरा गप करी वादम एक हमरादारी करेंगे एडवोकेट नाहिद अफजाल के एक्स मेंबर सिंबार काउंसिल में बीता और इसी रिसर्च भी हमशी सरा ज्यादा ही हन्नी के कानून पास बीता मात पेतानी हवाले चे हमशी बाबता चारे चे गुशी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाहिद अफजाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज का हमने जो टॉपिक रखा है अपने प्रोग्राम में वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर आपकी बड़ी रिसर्च भी है और सबसे ज़्यादा आपने इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आवाज़ भी उठाई है, हर बार आप आवाज़ भी उठाते पेरेंट्स के हवाले से, वालिदैन के हवाले से। आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं बल्कि आजकल ये रेशो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि माँ बाप को घर से निकाला जा रहा है जायदाद के लिए या किसी भी घरेलू वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि कानून इसकी किस हद तक इजाज़त देता है? देखें, जब कानून तो खैर किसी जगह पे कब्जा करने वाले के सामने भी बेबस है, उसको भी नहीं निकाल सकते आप जब तक कोई इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का केस ना दाखिल करें। लेकिन माँ बाप को तो निकालना, ये तो ऐसा लगता है कि इस कौम ने ये तय कर लिया है कि उसने अपना बेड़ा गर्क करना है। अपनी यानी आबा अजदाद की जो तारीखी जदोजहद है इस मुल्क को बनाने में और दूसरे कामों में,
उन सबको दागदार करना है। कि कितने अफसोस की बात है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनको तालीम, उनको सब कुछ देते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो उनके बच्चे इस तरह का सलूक करें। कानून तो खैर बिल्कुल इजाजत नहीं देता, ना इखलाक देता है। दुनिया का कोई भी, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को सिर्फ इस बात की सजा दी जाए कि वो बूढ़ा हो चुका है और ओवर एज हो चुका है। प्रॉपर्टी तो उनके नाम है, माँ बाप के नाम है, उससे तो बेदखल किया नहीं जा सकता किसी भी तौर पर। हाँ, ये तो माँ बाप होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी ही जिंदगी में। हालांकि मैं तो समझता हूँ कि आज के दौर के माँ बाप को चाहिए कि वो प्रॉपर्टी को न सिर्फ अपने कब्जे में रखें, बल्कि आखिरी लम्हे तक न करें, वरना ये तो नई नस्ल जो है, जो बेरारवी का शिकार है, जो मगरिबी कल्चर और इंडियन कल्चर की मारी हुई है, ये तो हमारी सर्व परंपरा सबको बर्बाद कर देगी ये हमारी। इसलिए इस प्रॉपर्टी को, इसके डॉक्यूमेंट को बहिफाजत रखे ताकि उनके बुजुर्गी में, उनके बूढ़ेपन में काम आए। जी, लेकिन सर फिर भी अगर प्रॉपर्टी ना भी दें, प्रॉपर्टी अपने भी नाम पे हो, आज अगर हम ओल्ड एज होम्स में जाकर देखें तो वहाँ पे पेरेंट्स का क्या हाल है, औलाद फिर भी निकाल रही। अगर कानून है, अगर शरीयत भी इजाज़त नहीं दे रही, उसके बावजूद भी ओल्ड एज होम हमारे भरे पड़े हैं, तो हम क्या समझते हैं कि कमज़ोरियाँ कहाँ पे आ रही हैं? देखिए साहब, कमज़ोरी तो अब हमारे जो रख रखाव, हमारा तहजीब, हमारे जो सारे मामलात थे वो सब बदल रहे। बदल यूँ रहे हैं कि चूंकि एक बहुत बड़ा एक तबका है अशराफिया का, पैसे वालों का, उनको देखा देखी जो मिडिल क्लासी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी इनको देखा देखी अपने तौर तरीके बदल रहे हैं। आप देखें कि ये बीमारी जो है, ये घरों से निकालने की या घर पे कब्जा करने की ज्यादातर गरीब लोगों में ज्यादा है, गरीब लोगों में और मिडिल क्लास लोगों में ज्यादा है। जहालत है, उनको पता भी नहीं कानून का, इसलिए अक्सर और बेशतर यानी माँ बाप को जो है घर से निकाल देते। और बाज़ दफा, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हैं कि माँ बाप खुद जो है घबरा कर, हालात से तंग आकर खुद ही जो है पनाह लेते हैं। अब इतने ओल्ड हाउस बन गए हैं, इतने ईदी होम बन गए हैं, दूसरे और इदारे बना रहे हैं इनके लिए। मेरी नज़दीक इस वक्त एक ऐसी कानून साजी की जरूरत है कि अगर इसमें बाकायदा अमेंडमेंट आ सकती है, इसको काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनाया जा सकता है कि अगर यानी प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी से बाहर निकाला जाए, घर से माँ बाप को अगर बेदखल कर दे औलाद, तो उनके खिलाफ कानून हरकत के अंदर आए और वो जाकर अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि साहब मैं इस मकान का मालिक हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे जबरदस्ती घर दिया है, तो ये इतना बड़ा जुर्म हो, इसमें सजा रखी जाए 7 साल या 10 साल जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में आती है। वरना तो ये बच्चे जो हैं, हर घर का बूढ़ा आदमी जो है वो या तो रेलवे स्टेशनों में पड़ा होगा या फुटपाथों पे पड़ा होगा, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। अच्छा नाइब साहब, इस पे जो है अभी रिसेंट कानून भी पास हुआ था कि कोई भी औलाद अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकती, चाहे उसकी अपनी प्रॉपर्टी है या औलाद की प्रॉपर्टी है। इस पे तो बड़ी सख्ती हुई थी, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो कंप्लेन भी फाइल होगी। तो क्या ये कानून है तो मौजूद है, सजा भी है इसमें बाकायदा? तो फिर भी देखिए, ये प्राइवेट, हमारे यहाँ जो प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल होती है जो अदालत, देखिए जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स की दादरसी पुलिस नहीं करती और वो FIR कटाने जाता है, तो वो जाकर जो सेशन जज की जो पावर है जस्टिस ऑफ पीस की, जिसको हम 22A और 22B कहते हैं CRPC में, उसके अंदर वो FIR कटाना चाहता है। तो हमारे ये जो सिस्टम है अदालतों का भी, और एक कानून कमजोर कानून है हमारे मुल्क में, इसके लिए CRPC के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए कि अगर माँ बाप जाकर शिकायत दर्ज कराएं थाने में तो पुलिस फौरन हरकत में आए। जैसे हमारे नया कानून बना था 489F, यानी अगर आपने चेक किसी को इशू किया, पुलिस फौरन जाती है, क्योंकि व्हाइट कॉलर जुर्म में पैसे अच्छे मिलते हैं इसके अंदर, मुद्दई पार्टी से भी मिलते हैं, मुल्जिम से भी मिलते हैं। पुलिस को तो इससे मतलब थोड़ी है, पुलिस को तो इससे मतलब है कि कौन सा फरीक उनको ज्यादा पैसे दे रहा है। हमारी मुल्क की पुलिस करप्ट तरीन पुलिस है पूरी दुनिया में। इनकी शक्लें देखो, इनके यूनिफॉर्म देखो, इनका चलना फिरना देखो,
कहीं से लगते हैं पुलिस, ये तो सारे खुद ही चोर लगते। तो मेरा कहना ये कि सीआरपीसी के अंदर एक ऐसी अमेंडमेंट करके ऐसा कानून लाया जाए कि अगर माँ बाप किसी भी करीबी थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करा दें कि उनके बच्चों ने उनके साथ ये ज्यादती किए या घर से बाहर निकाला है, तो पुलिस फौरन हरकत में आए, 5 मिनट के अंदर उनके बच्चों को थाने में बुलाकर और पर्चा काट दिया जाए और फौरी एक्शन लिया जाए। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो इसका मतलब है कि जो बूढ़े लोग हैं, ये कानून बनाने वाले लोग भी तो कल बूढ़े होंगे ना जी। लेकिन चूंकि इनके पास बेशुमार दौलत होती है, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अरबों खरबों रुपया इनके पास है सब, तो इनको तो इन बातों की फिक्र नहीं है कि माशरे में क्या चीज नई आ रही है। जब उनको ये पता है कि माशरे में नई चीज आ रही है कि लोग अपने माँ बाप को घरों से बाहर निकाल देते हैं, वो जिस वक्त उनको मोहब्बत की, प्यार की, तवज्जो की जरूरत होती है, वो जिस वक्त उनको अच्छी खुराक की और आराम की जरूरत होती है, वो वक्त वो अपने बच्चों से मुकदमेबाजी या धक्के या बदतमीजियां या यानी गालम गलोच या ज़दकोब या तशद्दुद का सामना करना पड़े, कितना शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम। अच्छा सर, हमारी अभी बात हुई थी यदि ओल्ड एज होम के जो इंचार्ज हैं उनसे, वो भी बता रहे हैं कि जितने जो पेरेंट्स हमारे ओल्ड एज होम में लाए जाते हैं उनमें गांव देहात के तबके के लोग कम होते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे शहरी तबके के लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो मतलब तालीम होने के बावजूद, अवेयरनेस होने के बावजूद ये हालत नहीं। मैंने जो कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि गरीब लोग, मतलब गरीब का मतलब ये शहरी आबादी के अंदर जो दरमियाने दर्जे के और गरीब लोग हैं, ये इसमें नहीं, ये बहुत पैसे वाले लोगों में इसलिए नहीं ये झगड़ा होता कि उनके पास तो इतना वक्त ही नहीं होता इतना पैसा है, एक बंगला तो नहीं है, 4 बंगले। लेकिन ये जो मिडिल क्लासी लोग हैं, ये बेचारे ये मीडिया से भी मजबूर है। दुनिया भर का मीडिया पे जो है, हमारा खासतौर पर बरसगीर पे या इंडिया के मीडिया का कब्जा है। इंडिया न जाने क्या क्या दिखाता है, ये उसका माशरा है। इंडिया न जाने क्या कुछ दिखाता है, बस वो बर्दाश्त करता है। हमारा माशरा, जिसको हम अपना पाकिस्तानी माशरा कहते हैं, हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा माशरा ये इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि 70-80 साल का या 90 साल का बूढ़ा आदमी फुटपाथ पे पड़ा हो और कंबल उस पर कोई डाल जाए। नहीं, ऐसा नहीं था। ये माँ बाप इस वक्त प्यार के वो होते, तवज्जो के वो होते हैं, मुस्तहिक होते हैं, और इनको तो इस वक्त देखो बूढ़ा जिस्म हो चुका होता है, उनको अच्छी खुराक की जरूरत है, अच्छे आराम की जरूरत है, और न कि ये। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये है कि अगर ऐसे माँ बाप अगर अदालतों में आते हैं और अपनी औलाद के खिलाफ कंप्लेंट्स करते हैं या उनको निकाला जाता है, आप क्या समझते हैं कि अदालतों में ऐसे माँ बाप को इंसाफ दिया जाता है? क्या उनकी बात सुनी जाती है? ना, हमारे देखिए ना, हमारे कोई किसी भी शख्स का कोई ताकतवर लोग आए, 10-12 गुंडे उसको घर से बाहर निकाल के किसी का सामान फेंक दें, वो बेचारा थाने में जाएगा, थाने वाले बोलेंगे कौन लोग हैं, कहेंगे वो लोग हैं, अरे बोले वो तो एमएनए के लोग हैं, वो तो फलाने बड़े ताकतवर आदमी के आदमी लोग। हमारे मुल्क का कानून अमीर और ताकतवर आदमियों के साथ है, हमारे मुल्क का कानून गरीब और कमजोर आदमी के साथ नहीं है। किसी भी माने में ले लें आप, किसी भी माने में ले लें, हमारे मुल्क का कानून न किसी गरीब के साथ है न कमजोर आदमी के साथ है। ये तो गलत फहमी हम अपने दिल से निकाल दें। अब सवाल ये होता है कि इसमें क्या तब्दीलियां लाई जाए। देखिए ना, सिर्फ कानून तो लफ्जों का खेल होता है, असल चीज है कि माशरे में जो हमारी इक़दार है, माशरे में जो हमारे तौर तरीके, रहन सहन है, हमारे जो खानदानी और कबायली रिवायतें, अगर हम उसको नहीं लाएंगे कि हम बुजुर्गों के पैरों में हाथ रखते थे, बुजुर्गों के सामने सर झुकाते थे, बुजुर्गों की हमेशा इज्जत करते थे, अगर ये चीजें हमारा मीडिया ना दिखाए तो नई नस्ल को क्या पता कि पहले क्या होता था, क्या नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। जमायक अमरादारी कर गया सीनियर एडवोकेट नाइद अफजाल के एक्स मेंबर सिंध बार काउंसिल हम बिता शमैगमा गप्तरान को जवानी गपजते के इशिए हमा के चौकती माँ तो पिता ना लोगाचे कश्यंते कर लेना जायदाद हवाले है देखिए हवाला बिबियंते लोगा से नाचाकी हम बीते दो ईरान भी हम बिचार से डिकवरन थे, भले ये मकसद ये नहीं कि होती माँ तो पिता ना कसी होती लोगाचे बेगल लेनी थी गोशक वो अंचू भी के औलाद तहा वफा नहीं भले हन्नी के माशरा तहा मगिंदगे के वाकई गप रास्त बयानी
कि हन्नी मागा ओल्ड एज होमानी आला बिगिन यांचो के रोज पर रोज गेश्तर बयान आई पुछते वजह चाहिए हमें वजह है कि औलाद होती मात पे तना कश्य गई या मात पे वत औलाद आची बेजार बह गया क्या अंचो मजबूर कनक बह गया क्या लोग यल दे रवंती भले ही मैं वास्ते एक सोचे के मकामी या फिक्र मकामी दिम तरंगा गप कने दजीर एक ब्रेक ही ब्रेक अच पश्चिम में दिमाग आई ब्रेकाच पक्ष मारा वशत कनी मामी गप कन गए थे कि मात पेत कि अल्लाह एक नेमत ही मारा दाता कि चुक वास्ता बहुत जरूरी है अल्लाह पाक अस्ती शिवस्ता मात पादानी चिरा जन्नत हेर कोता और पेते अस्ती अवशी साहेग हम यक चुक्की वास्ता बहुत जरूरी भले पदा भी ए मात पे तनमा ये बड़ी सी लूक कनक ये औलाद को जाम निमगर हो गया जन्नत के ये अमदा दुनिया है ताहा रस्ता होती जन्नत यलदाती की मर्ची को जा रहोगे हमशी बाबता गप कनी शरीयत वशी बार बाबता घुशित थी कि मात पेतानी माते पादन चिरा जन्नती माते से हिजमत कनक लूटी भले मानी माइनॉरिटी अफेयर्स यानी बारवा गप कने के जो माइनॉरिटीज़ हाँ खासकर क्रिश्चियन और हिंदू ईशानी तहा कानून चे गुशिते के मात पेते हिजमत ची मात पेते अजमत ची मात पेते ची पैमा चारा लूटी ची ए भी होती मात पे तनी मान चुके सोसाइटी तहा बह गई शनिमगा ची बह गई हमशी तरह गप्त्रान करें हमशी के जसपोर्स कनी वादा महकमा मरदारी कर गई एडवोकेट सलीम माइकल के माइनॉरिटी अफेयर्स दस्ती चेयरमैन ही अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सलीम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में जी। सर आज हमारा प्रोग्राम है पेरेंट्स के हवाले से कि पेरेंट्स को जो औलाद घर से निकाल देती है किसी भी वजह से जायदाद के या घरेलू नाचाकी की वजह से तो वो वालिदैन के लिए कानून में क्या गुंजाइश है? सबसे पहले तो जो कानून फितरत है यानी खुदा का जो कानून है 10 कमांड्स में हजरत मूसा को जो चौथा हुक्म हुआ तो वो था माँ बाप की इज्जत करना। तो दुनिया के हर बशर पर अपने माँ बाप की इज्जत करना लाजिम है और हम हुकूमत सिंध के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसे कवानीन बना दिए हैं जिसकी वजह से औलाद को हर में माँ बाप की इज्जत करनी है ताजीम करनी है। क्योंकि अगर कोई बच्चे जबरदस्ती माँ बाप से घर अपने नाम पे लिखवा लेते हैं और वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते तो अगर वो वापस रजिस्ट्रार के पास जाए या हाई कोर्ट आए तो उनकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। अच्छा सर ये और माँ के पास ये भी प्रिविलेज है कि अगर बेटे उसका ख्याल नहीं रखते थे तो वो कोर्ट में आके माहाना जो है खर्चा वो जो है ना वो अपने बेटों से ले सकती है। अच्छा सर लेकिन कहते तो हैं कि ये कानून पास हो गया है लेकिन पूरी तरह से अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि रिसेंटली भी हम केसेस देख रहे हैं कि हमारे ओल्ड एज होम जो है वो भरे पड़े हैं और पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो वही रोना धोना कर रहे हैं कि पुलिस हमारी कंप्लेन सुनती नहीं है, हम कहाँ जाएं और हमारी कंप्लेन को कोई सुनता ही नहीं है। नहीं मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस है क्योंकि लोगों को अभी तक इसके बारे में मालूमात नहीं है और कोई इस टॉपिक पे लोगों को अवेयर भी नहीं करता। लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से हम हर शहरी को ये बताना चाहते हैं कि माँ बाप के पास अपना पूरा हक है और औलाद के पास ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है कि वो माँ बाप को घर से निकाल सके या माँ बाप को उस बुढ़ापे में उनकी तजलील कर सके। अगर कोई ऐसा करता है तो वो थाने में भी कंप्लेन कर सकते हैं और कोर्ट से भी राब्ता कर सकते हैं और जो हमारी एनजीओ है जस्टिस हेल्पलाइन वो इन कामों के लिए हमेशा आप लोग के लिए पेश है। अगर किसी को कोई ऐसा इशू है तो वी आर विद यू। जी थैंक। अच्छा सर ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन हम देखें कि ये मतलब मजहबी लिहाज से भी अगर शरई लिहाज से भी देखा जाए तो शरीयत के लिहाज से भी माँ बाप को निकालना जो है वो यही बुरा समझा जाता है, कभी भी ये इजाज़त नहीं देता। तो क्या सर क्रिश्चियन लॉ हिंदू लॉज में भी ये जो कानून बनाया गया ये सब पे एप्लीकेबल होगा या स्पेसिफिक जो है जिस तरह से अलग अलग कवानीन बनाए जाते हैं वैसे ही है? नहीं, जब रियासत कोई कानून बनाती है तो उसमें कोई तफरीक नहीं होती, वो सबके लिए एक जैसा कानून होता है और धर्म कोई सा भी हो चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, माँ बाप की अकीदत को और माँ बाप की अहमियत को कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता। और हमें दीन ने हमेशा बार बार इस तरफ राकिब किया है कि जो शख्स अपने बाप की तरफ मुस्कुरा के देखता है उसको हज का सवाब है, जो अपनी माँ के पैरों का बोसा लेता है उसको भी हज का सवाब है। अगर हज उनकी अकीदत पे है तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी पे लाजिम है कि वो रोज अपने घर में हज करे ना। जी अच्छा सर आप क्या समझते हैं कि ये कानून बनने के बाद भी जो है वो फिर भी माँ बाप का ये जो अभी हम रिसेंटली भी रेशो देखें तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ओल्ड एज होम भरे पड़े हैं, तो इसके पीछे की वजह कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही या औलाद में अवेयरनेस नहीं आ रही या माँ बाप कंप्लेन नहीं कर पा रहे या अपने हक की बात नहीं कर पा रहे, वजह क्या नजर आ रही है आपको?
नहीं, ओल्ड होम हमारे माशरे की और हमारे तहजीब का हिस्सा ही नहीं है। ये यूरोप का कल्चर था, क्योंकि यूरोप में लोग इंडिपेंडेंस होते हैं, वो अपनी जिंदगी खुद जीते हैं और किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते। लेकिन मशरिक का जो रवायत है और मशरिक की जो जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी जिंदगी तक हमेशा उसका साथ देते हैं, उसके साथ रहते हैं, और बल्कि माँ बाप अपनी औलाद की खातिर अपने आप को मार देते हैं और अपनी ख्वाहिशात का भी दम घोट देते हैं। तो वो औलाद जिसने अपने बाप को मुशक्कत करते हुए देखा और अपनी माँ को मेहनत करते हुए देखा, अगर वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो वो माशरे का बदनसीब इंसान है। जी बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा सर, अब हम ये कहेंगे कि क्या ये ओल्ड एज होम में जो माओ को छोड़ के जाते हैं या बाप को छोड़ के जाते हैं, तो इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती? बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो अदारे बने, बेसिकली बाहर के मुल्कों में जो है ना, हर आदमी जो है ना वो उसको जॉब करना है, हर आदमी को टैक्स देना है। उस हवाले से जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वहाँ पर ओल्ड होम नहीं होते, वहाँ पर नर्सिंग केयर होम होते हैं, जहाँ पर उनको रियासत जो है ना वहाँ पर एडमिट कर देती है ताकि उनका हर तरह से ख्याल रखा जाए। ओल्ड होम में और नर्सिंग केयर होम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास जो बन रहे हैं वो ओल्ड होम बन रहे हैं, क्योंकि जो माशरे के ठुकराए हुए लोग होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं। तो ये जो माशरे के ठुकराए हुए लोग होते हैं, तो देखे ना, इस माशरे के वो लोग भी तो हैं जो इन ठुकराए हुए लोगों को अपने माँ बाप का दर्जा देते हैं और अपने सीने से लगा के उनकी खिदमत करते हैं। तो ये माशरे की गलत रवायत है और हमारे पास कानून मौजूद हैं। अगर किसी माँ बाप के और कोई माँ बाप अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करना चाहे तो रियासत और रियासत की तमाम मिशनरी जो है वो हर सिटीजन को सपोर्ट करेगी अगर किसी के साथ कोई इखलाकी किसको पे नाइंसाफियां होती हैं तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमाइगमा हमरादारी करेंगे एडवोकेट सलीम माइकल की अस्ती ई माइनॉरिटी अफेयर चेयरमैन जस्टिस हेल्पलाइन नेमगाची और ईशानी इदारा भी हमें कार करते खास करके अंची पेरेंट्स का हैं अंची मात पिता का अमा चौक के वती मात पिता ना लोग कशा हमारी तरह रिसर्च बाज अंचु के आया निहालदा भले माँ अदा गप कन गई थी कि चिया परचाई सोसाइटी तहा इवड़ा कनक बैगे मात पिते माँ शेरा अंचु के अन्नी मैं दिमाग उसते हेच मजहब एक्सेप्ट ना का शेरा के तो मात पिते वहाँ बदसलूकी बेका या मात पिते माँ बुर्जी आवाज़ आप गप भी बेका। इस्लाम वो ये चीज़ें इजाज़त न था कि माँ ते पिते माँ तो बुर्जी आवाज़ गप बेका भले एदा वो बाकायदा लोगा ची कशक बह गया 10 तक चेस कनक बह गई माँ कुजाम नेमगा रह गई माँ गप कने के माँ इस्लाम है सराई माँ दीन है सराई भले पदा भी चे दीन ये चीज़ें इजाज़त दा के होती मात पिते माँ एवड़ आबर कनक भी देम तरंगा गप कने दजीरी एक ब्रेक ची पतकाई। ब्रेकाची पात शुमारा वशत कनी माँ पेसरगी सेगमेंटा गप को के मात पिता ना लोगा चे के कशंती आई वसा कानून चे गुशिती मारा और शिदारक वसा कानून निमगा चे कनक बह गई। ये सेगमेंट ता मगप कनी के शांसदा चे बगैर 22 डिसेंबर तक अस्ति पोलियो मुहिम अस्ति रोज दीमा रहती और इसी बाबत अस्ति मालू करा सरपति दंती चिया के ये रैशो भी गिश्तर बयानी मैं मुल्क के तहा भले इश्ये चे इफेक्टेड एक मर्दमी कि मर्ची महकमा हमरादारी करने एक मजनी पोस्ट ही सरा निश्ता और वाकई आया काबिले मैं वास्ता फ़ख्र है कि चुशी मर्दम के पोलियो चे इफेक्ट भी ता पदा भी आई होती जहाद यल नदाता और देमाश होता और मर्ची आ मकाम ताहा रास्ता के मालू के हिजमता बेकनती गवर्नमेंट एम्प्लॉई महकमा हमरादारी करेंगे ज़ियाउर रहमान के असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोयटा बलूचिस्तान आचे शिमो गप्त्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आप तो एक मिसाल हैं, हम सबके लिए काबिल तारीफ़ हैं कि आप खुद 3 साल की उम्र में जब पोलियो से इफ़ेक्ट हुए थे फिर भी आपने जो है उस तकलीफ़ को बल्कि अपनी कमज़ोरी नहीं बनाई, अपनी ताकत बनाया और आपने दुनिया में हर मुश्किल का मुकाबला किया और आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो हम आपको सलाम पेश करते हैं और हम पूछना चाहेंगे कि इस तरह आपको आगे बढ़ने में, इस तकलीफ़ में, पोलियो के से इफ़ेक्टेड होने में आपको कौन कौन सी ऐसी तकलीफ़ें थी जिनका आपको जो है सामना करना पड़ा था? जी, थैंक यू सो मच टाइम देने का। असल में पोलियो के साथ एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, जो माशरा है उसका रवैया चेंज हो जाता है और बहुत सारी मुश्किलात होती है, घर से लेके फिर स्कूल तक, स्कूल से लेके ट्रांसपोर्ट तक, हर जगह पे मुश्किलात ही मुश्किलात है। फिर चूंकि हमारा बलूचिस्तान ऐसा एरिया है कि वहाँ पे जो नॉन डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात है। फिर जो डिसेबिलिटी के साथ खासकर रिमोट एरियाज में, मैं भी मुस्लिम बाग से बिलोंग करता था जब मुझे पोलियो हुआ,
तो सबसे जो ज़्यादा मसले थे वो माशरे का रवैया था। माशरे ने एक अलग अंदाज से देखना शुरू किया कि ये बेचारा तो माजूर है, ये बेचारा तो कुछ कर नहीं सकता है। तो इस सारे चैलेंजेस के साथ फिर ना हमारे स्कूल एक्सेसिबल थे, ना हमारे ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल थे, ना हमारे घर में वॉशरूम एक्सेसिबल है, ना दरवाजे एक्सेसिबल है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ी लिखी फैमिली से और फिर घर से काफ़ी सपोर्ट रहा, तो घर वालों के सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ा। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपको फिर भी आपकी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं कि आपने ऐसे हालातों का भी मुकाबला किया और आपकी फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया कि आज आप इस मकाम पर हैं। अल्लाह पाक आपको आगे भी तरक्की दे। अच्छा सर, फिर भी हम देख रहे हैं कि अभी भी इस दौर में 2024 में आप देखें कि अभी भी पोलियो जो है उसके केसेस सामने आ रहे हैं लगातार। तो इसका वजह क्या नज़र आती है, क्यों ये केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं? जी, इसमें एक तो ये जो रिफ्यूज़ल है बगैर किसी वजह के और बगैर नॉलेज के रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत मेन वजह है। फिर हमारे इलाके के साथ बॉर्डर्स भी है, तो बॉर्डर से लोग आते जाते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी पोलियो हमारे यहाँ ट्रेवल करता है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अभी जो रिसेंटली पोलियो का कैंपेन था वो कैंसिल हो गया, जिससे मुझे खुद खदशा है कि पोलियो और बढ़ेगा। और यहाँ पे जो पैरामेडिक्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए और इनके कैंपेन में इस दफा बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये एक बहुत परेशानी वाली बात है और लोगों को सही अवेयरनेस भी नहीं है कि भाई इस खतरों से कुछ भी नहीं होता है। देखो पूरी दुनिया में पोलियो की वैक्सीन चले तो दुनिया पोलियो से पाक हो गई है, उन्होंने पोलियो को बिल्कुल एंड कर दिया। जबकि पाकिस्तान हो गया और हमारा हमसाया ममालिक हो गया, इसमें अभी भी पोलियो के जो केसेस है वो रेगुलर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, यही तो बात है कि दुनिया से ये ख़त्म हो चुका है पोलियो, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है और ख़ासकर बलूचिस्तान के केसेस तो अभी रिसेंटली भी सामने आए हैं। तो इसकी वजह क्या है? मतलब ये आप कह रहे हैं कि लोग रिफ्यूज़ करते हैं, इसकी वजह यही है कि पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, या इसके पीछे कुछ और ऐसे वसाइल हैं कि ऐसी जगहें हैं कि आबो हवा है उसकी वजह से? नहीं, देखें आबो हवा के तो हम नहीं ब्लेम कर सकते। हमारी बहुत अच्छी आबो हवा है, उसमें कोई वो नहीं है। और पोलियो का जो मेन कॉज है वो यही है कि अगर ये एक बंदे में भी रहेगा तो वो ये वायरस जो है ट्रेवल कर सकता है हमारे मुख्तलिफ जरिए से, स्पेशली ये जो सेवरेज लाइन है और बाकी चीज़ें इसके थ्रू ये वो करते हैं। जो मेन रिफ्यूज़ल वजह है वो यही है कि लोगों में गलत कॉन्सेप्ट लोगों ने बिल्ड किया है कि इसमें शायद कोई ऐसी के दवाई मिली हुई है जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है या इस तरह। तो देखिए आप ये अक्सर पोलियो के प्रोग्राम देखे, इनके जो वर्कशॉप सेमिनार होते हैं उसमें इन्होंने बाकायदा इस्लामिक स्कॉलर्स को भी बुलाया होता है। वो भी यही फतवे दे रहे हैं कि भाई इस वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये पिलाना चाहिए। तो मेरे तो जाती रिक्वेस्ट है जितने भी सुनने वाले हैं कि भाई देखें, अगर हमें किसी ने कुछ देना होगा, मिसाल के तौर पे हमें कोई दवाई देनी हो या हमारे जिस्म को कोई नुकसान पहुंचाना हो, तो वो तो बहुत जरियों में दे सकते हैं। हम कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हमारे बच्चे कितनी चीजें खाते हैं, ये जो दुकानों से चीजें लेते हैं जिनके कोई ब्रांड्स भी नहीं होते हैं, चिप्स की शक्ल में, पापड़ की शक्ल में, जेली, टॉफियाँ, किस्म किस्म की चीजें, फिर इस तरह जूसेस है, शरबतें, तो वो तो किसी भी सूरत में दे सकते हैं अगर उन्होंने देना होगा। दुनिया में इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो आपको इस तरह चीजें देंगे। लेकिन सर ये जो पोलियो मुहिम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, जैसे अभी आपने कहा कि ये जो हो रहा है और लोग कर रहे हैं, तो इसके रोकने के लिए आपका इदारा क्या कर रहा है? मतलब जाहिर है लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि इसको ना पिए, इसके ये नुकसान आते हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो इदारे की तरफ से भी तो कोई एक्शन लिया जाता है कि इसको रोका जाए, इस प्रोपेगेंडा को? देखिए, इदारे की तरफ से तो हमेशा कैंपेन्स होती हैं जी। एक कैंपेन्स होते हैं, टीवी शोज होते हैं, अवेयरनेस, जैसे आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चैनल के साथ मैंने इस पे बात की है, मुख्तलिफ इनके प्रोग्रामों पे मैं गया हूँ, उन घरों तक मैं गया हूँ जो रिफ्यूज़ल रहे हैं, उनमें से कुछ लोग मान गए और वो अब दे रहे हैं, तो कुछ लोग अभी भी, और कुछ लोग उनकी घर में पोलियो जब केसेस आ जाते हैं आसपास में, फिर वो मान लेते हैं कि यार ये वाकई ये तो एक वो है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट है वो उसका काम तो है ही है,
लेकिन आम शहरी का और जो बाकी लोग हैं उनका भी एक रोल बनता है कि वो इस पे अवेयरनेस दे लोगों को। बिल्कुल। अच्छा सर, आप हमारे जो है बाकी देखने वालों को जिनके अंदर ये जो है या जो पोलियो से शिकार हैं ऐसे लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि बिल्कुल डिसहार्ड हो जाते हैं कि इस बीमारी को इतना हावी कर लेते हैं कि कहते हैं अब दुनिया ख़त्म हो गई है, इस बीमारी का शिकार होते कुछ कर नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को आप ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए, क्योंकि आप खुद एक मिसाली शख्सियत है, काबिल तारीफ़ है कि आपने इन चैलेंजेस का मुकाबला किया और अब आज इस मकाम पर पहुँचे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा मैसेज तो यही है कि इनको हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। देखो, ये दुनिया में मुख्तलिफ आजमाइशें होती हैं और ये डिसेबिलिटी सिर्फ पोलियो की शक्ल में नहीं है, दुनिया में और भी शक्लों से लोग डिसेबल्ड है। और दूसरी बात ये है कि अब तो हमने इसके लिए बहुत सारे काम किए हैं, हमने कानून साजी की है। यहाँ पे बलूचिस्तान में एक्ट पास हुआ है 2017 में। इसके अलावा भी पिछले जो CM साहब थे, जंग कमाल साहब, उन्होंने बड़े चीज़ें की है, ट्राई मोटरसाइकिलें दी हैं, नौकरियां दी हैं। अब सरफराज बुख्ती साहब ने बड़े ऐलानात भी किए हैं और चीज़ें भी दी हैं। जिस तरह कल ही हमने एक ऑर्डर निकाला है कि जो ग्रीन बसेस है उनमें जो जिनके पास मजदूरी वाला कार्ड होगा, शनाख्ती कार्ड, वो फ्री सफ़र करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो अपनी पढ़ाई पे और अपने स्किल्स पे, अगर वो चल नहीं सकते तो उनके हाथ काम कर रहे हैं, उनके दिमाग काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही है, उन पे फोकस करें। जो वो कर सकते हैं उसमें एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इधर महकमा हमरादारी कर गया जियाउर रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर गारमेंट डिपार्टमेंट कोयटा बलूचिस्तान आचे। ई वत अस्ति पोलियोची इफेक्टेड मदमी चिया कि अन्नी पोलियो मुहिम अस्ति देमतरा रहो गई कि 16 डिसेंबर बगैर 22 डिसेंबर तक मावती चारूकाना हमें रिक्वेस्ट करने कि पोलियो जो केसेस देमा पैदा के होती चुकाना ई पोलियो अस्ति ड्रॉप्स अस्ति अबिदिए था ताकि वैक्सीन भी बियनती और चुकाना मबीती अंचे के मगिंदगे के दुनिया तहा पोलियो हलास बीता भले पदा भी पाकिस्तान ता अंगा हम मौजूदी खासकर बलूचिस्तान निमगा केसेस देमा कायन थी और माँ हमें रिक्वेस्ट करनी थी चारों काना कि आती थी चौकाना पोलियो ड्रॉप बीमारी ना ताकि चौक अस्ती ची सेफ बीबियाँ चाहिए कि ये सिर्फ अन्नी की अगर इनकार कनक डिनाई कनक और दिन तरह से चौक के जिंदगी को मलैब करनी और माँ हमें लूटी होती मात पिता ना चारों को ना सरपदी दई क्या होती चौकाना लाजम ई दौरान के 16 बगैर 22 डिसेंबर तक नज़दीके के पोलियो मुहिम दिमाकायती थी चौकाना लाजम बीमारी नती दूमी अबर के अंचु शमय गप्त्रान को कि जियाउर रहमान के वत पोलियो इफेक्टेड और बलूचिस्तान अच्छी ताल्लुक की और इशे वत को कि इशे होती हिम्मत को दिन तरह होता अंचु गोशी के अंची केसेस अगर देमा कहाँ थी कस भी डिसेबल बीती क्या होती जिंदगी अच्छी मायूस भी और चुशी चैलेंज जब मुकाबला खुद न माँ आया ना भी हमें मैसेज दे लूटी कि आ भी देम रवैया बेचारा वती का चाहिए कि अगर इफेक्टेड मर्दों भी देम रवि को कहाँ गुड़ा लाजम आ देमा तरक्की का अंचु के मैदमा मिसाल बाजी मौजूद हैं भले इदा भी दिए था मन जैनब बलोचा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।